नमस्कार सभी विद्यार्थियों का। तो आज से हम एनसीईआरटी कक्षा 12 भूगोल की शुरुआत करने जा रहे हैं और उसकी जो पहली पुस्तक है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, आज उसके पहले चैप्टर यानी मानव भूगोल प्रकृति व विषय क्षेत्र अर्थात उसके नेचर एंड स्कोप पर बात करेंगे कि मानव भूगोल की प्रकृति कैसी है, उसका विषय क्षेत्र कैसा है और उसकी परिभाषाएं, उसकी विचारधाराएं, इन सब पर डिटेल से बात करेंगे। तो कक्षा 12 की किताब का पाठ नंबर 1 मानव भूगोल प्रकृति व विषय क्षेत्र। तो मानव भूगोल जो है उसकी जो शुरुआत है वो रेटजेल ने की है। तो मानव भूगोल और मानव भूगोल का जो जनक है वो फ्रेडरिक रेटजेल है। ध्यान रखेंगे कि मानव भूगोल का जनक जर्मन विद्वान फ्रेडरिक रेटजेल एक जर्मन विद्वान है और ये मानव भूगोल का जन्मदाता है और मानव भूगोल की शुरुआत जो है वो फ्रेडरिक रेटजेल ने की है। पहला महत्वपूर्ण बिंदु हम यही ध्यान रखेंगे, ये जो चैप्टर है इस पाठ में किस प्रकार मानव भूगोल का विकास हुआ है, किन विचारधाराओं के तहत हुआ है। फ्रेडरिक रेटजेल निश्चयवादी विचारक है, यानी जो प्रकृति को श्रेष्ठ मानता है, अर्थात प्रकृतिवाद का भी समर्थक है फ्रेडरिक रेटजेल। फ्रेडरिक रेटजेल की पुस्तक का नाम एंथ्रोपोजियोग्राफी है। तो आप इसकी पुस्तक का नाम भी ध्यान रखेंगे। फ्रेडरिक रेटजेल की पुस्तक का नाम एंथ्रोपोजियोग्राफी है या एंथ्रोपोजियोग्राफी, ये फ्रेडरिक की पुस्तक का नाम है। तो मानव भूगोल का जनक फ्रेडरिक रेटजेल है और ये जो है अपनी पुस्तक एंथ्रोपोजियोग्राफी में इसके बारे में कुछ विचार प्रस्तुत करता है। अब दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात वो है मानव भूगोल की 3 परिभाषाएं। अब वर्तमान में कोई भी विषय हो उसका केंद्र बिंदु जो है वो मानव है और भौतिक भूगोल से एक अलग शाखा के रूप में मानव भूगोल की शुरुआत हुई है। अब दूसरी जो मेन बात इसमें ये है कि ये जो पाठ है ये मानव और प्रकृति के बीच संबंधों के अध्ययन पर बेस है। तो मानव और प्रकृति के बीच में कौन कौन से संबंध है उस पर यह पाठ अपने विचार प्रस्तुत करता है। हम इस पर पूरा ध्यान रखेंगे कि कैसे कैसे ये आगे इस पर चलता है। अब हम कुछ परिभाषाओं पर बात करेंगे कि क्या क्या परिभाषाएं हैं मानव भूगोल की और क्या क्या विचार विद्वानों के द्वारा इस पर प्रस्तुत किए गए हैं। पहली परिभाषा जो वो ये है कि मानव भूगोल मानवीय समाजों और धरातल के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन है। धरातल के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन है और यह परिभाषा किसकी है? फ्रेडरिक रेटजेल की। अभी हमने बात की कि ये जो पूरा चैप्टर है ये मानव और प्रकृति के संबंधों पर है। अब रेटजेल ने क्या किया? मानव के लिए कौन सा वर्ड यूज किया? मानवीय समाज। और प्रकृति के लिए कौन सा वर्ड यूज किया? धरातल। तो मानवीय समाजों और धरातल के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन है
ये पहली परिभाषा है हमारे लिए, और ये परिभाषा किसकी है? फ्रेडरिक रेटजेल की। दूसरी जो परिभाषा है वो है कि मानव भूगोल जो है वो अस्थिर पृथ्वी व चंचल मनुष्य के बीच संबंधों का अध्ययन है। और यह परिभाषा है रेटजेल की शिष्या E.C. सैम्पुल की। पूरा नाम है एलन चर्चिल सैम्पुल। बहुत बार 12वीं के पेपरों में ये परिभाषाएं पूछी गई हैं। 1 नंबर पे क्वेश्चन आता है, तो ध्यान रखेंगे कि मानव भूगोल मानवीय समाजों और धरातल के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन है। यह परिभाषा फ्रेडरिक रेटजेल की है, जबकि मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और चंचल मनुष्य या चंचल मानव के बीच संबंधों का अध्ययन है, यह परिभाषा E.C. सैम्पुल की है। और सैम्पुल जो है वो रेटजेल की शिष्या रही है। अभी हमने फ्रेडरिक रेटजेल की पुस्तक के बारे में बात की, एंथ्रोपोज्योग्राफी, रेटजेल की पुस्तक का नाम है। E.C. सैम्पुल की पुस्तक का नाम है भौगोलिक वातावरण के प्रभाव। भौगोलिक वातावरण के प्रभाव, ये दूसरी परिभाषा। अब देखो, इसने भी प्रकृति की जगह किस वर्ड का प्रयोग किया? अस्थिर पृथ्वी का, जबकि मानव की जगह चंचल मनुष्य या चंचल मानव शब्द का प्रयोग किया। तो बात वही कि मानव और प्रकृति के बीच संबंधों का अध्ययन है, तो मानव की जगह क्या वर्ड आ रहा है और प्रकृति की जगह क्या वर्ड आ रहा है। तो दोनों परिभाषाओं में सिर्फ चेंज इतना है कि शब्दों को ही अलग तरीके से व्यक्त किया गया है। तो 2 परिभाषाएं तो हम ये याद रखेंगे। तीसरी परिभाषा है विडाल डी लाब्लांश की। अब विडाल डी लाब्लांश जो है, हमसे पेपर में प्रश्न आए कि संभववाद का जनक कौन है, तो विडाल डी लाब्लांश संभववाद का जनक है। अभी हम तीनों विचारधाराओं पर थोड़ी थोड़ी बात करेंगे। तो ये संभववाद, इसको एक अन्य नाम मानववाद भी कहते हैं। संभववाद या इसे मानववाद भी कहते हैं। तो विडाल डी लाब्लांश इसका जनक है। यह कहता है कि हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले, हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले जितने भी भौतिक नियम है, नियंत्रित करने वाले जितने भी भौतिक नियम। अब देखो, इसने पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियम अर्थात वही धरातल की जगह पृथ्वी के भौतिक नियमों का उल्लेख किया है, तथा इस पर रहने वाले जीवों, अब चाहे वो मानव रह रहा है या अन्य जीव रह रहे हैं, इस पर रहने वाले जीवों के संबंधों की संकल्पना है मानव भूगोल। तो ये परिभाषा जो है ये विडाल डी लाब्लांश की है मानव भूगोल को लेकर। तो 3 परिभाषाएं हैं और वही यहां भी धरातल और प्रकृति पर ही बात हो रही है। यहां भी धरातल व प्रकृति पर ही बात हो रही है। तो धरातल की जगह पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियम, मानव और प्रकृति की बात हो रही है, और मानव की जगह इस पर रहने वाले जीवों के संबंधों की संकल्पना है। तो सभी वैज्ञानिक विद्वानों ने इन 2 वर्डों यानी मानव और प्रकृति यानी मानव और धरातल के संबंधों के अध्ययन को ही मानव भूगोल माना है, परंतु परिभाषाओं में इनके लिए अलग अलग शब्द का प्रयोग किया है। तो पहले ये 3 परिभाषाएं और मानव भूगोल की शुरुआत कैसे हुई, इसके जनक कौन कौन है। अब हम मानव भूगोल की
संकल्पनाओं पर बात करते हैं और मानव भूगोल की 3 संकल्पनाएं हैं जो हमारे लिए मेन है। इसके अलावा 3 अन्य संकल्पनाओं पर भी बात करेंगे जिनका एनसीईआरटी की बुक में जिक्र किया गया है। तो मानव भूगोल की 3 संकल्पनाएं हैं। पहली संकल्पना है निश्चयवाद की, दूसरी संकल्पना है संभववाद की और तीसरी संकल्पना है नवनिश्चयवाद की। अब ये संकल्पनाएं क्या क्या कहती हैं, इनके क्या क्या विचार है। पहले हम तीनों संकल्पनाओं के जनकों की बात करेंगे, किस संकल्पना का प्रतिपादन किस विद्वान ने किया है। तो सबसे पहली संकल्पना निश्चयवाद है, इसका जनक वही फ्रेडरिक रेटजेल है। दूसरी संकल्पना संभववाद है और इसका जनक है विडाल डी ला ब्लांच। और तीसरी संकल्पना नवनिश्चयवाद है जिसका जनक है ग्रिफिथ टेलर। हमसे बहुत बार यह प्रश्न आया है, नवनिश्चयवाद को समझाइए या इसका संकल्पना का जनक कौन है, ग्रिफिथ टेलर। दूसरा, ये विचारधाराएं 2 बड़े देशों पर आश्रित है, बड़े विद्वानों के समूह पर, जैसे जर्मन विद्वान, फ्रांसीसी विद्वान, अमेरिकन विद्वान, ये इनकी संकल्पनाएं हैं। अगर आप निश्चयवाद को पढ़ेंगे तो ज्यादातर उस पर जर्मन विद्वान आश्रित हैं, तो ये एक जर्मन संकल्पना है, जर्मन विद्वान है। जबकि संभववाद में लगभग सारे विद्वान फ्रांसीसी विद्वान है। ग्रिफिथ टेलर एक अमेरिकन विद्वान था, बाद में ऑस्ट्रेलिया में जाकर इन्होंने 20वीं शताब्दी का भूगोल नाम से एक पुस्तक लिखी, जिसमें इस विचारधारा पर उन्होंने अपना जो पूरा प्रकाश है वो डाला है। अब निश्चयवादी ये मानते हैं, अभी हमने बात की कि पूरा जो मानव भूगोल है वो 2 बिंदुओं पर चल रहा है, एक प्रकृति पर और एक मानव पर। तो निश्चयवाद को प्रकृतिवाद भी कहा जाता है और संभववाद को मानववाद भी कहा जाता है। अब क्या क्या प्रमुख बातें हैं, तो जब प्रकृतिवाद कहा जाएगा तो निश्चयवादी ये मानते हैं कि प्रकृति और मानव में से श्रेष्ठ कौन है, प्रकृति श्रेष्ठ है। जबकि संभववादी ये मानते हैं कि प्रकृति और मानव में से श्रेष्ठ कौन है, मानव श्रेष्ठ है। अब निश्चयवादी ये मानते हैं कि प्रकृति श्रेष्ठ है। प्रकृति का मतलब कि मानव और प्रकृति में से प्रकृति ज्यादा ताकतवर है। और इस विचारधारा के बारे में इसी सैंपल ने एक बड़ा अच्छा वक्तव्य दिया है। वो कहती है कि जो लोग समुद्री किनारों पर रहते हैं उनकी जो बाजू हैं वो मजबूत होती हैं क्योंकि वो रोज नाव चलाते हैं, जबकि जो पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोग हैं उनके पैर जो है वो मजबूत या बलिष्ठ होते हैं क्योंकि वो रोज पहाड़ों पर ऊपर चढ़ते हैं, नीचे उतरते हैं। जबकि मरुस्थलीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग जो होते हैं वो नीरस स्वभाव के होते हैं, वो प्रकृति पर ज्यादा आश्रित रहते हैं। तो ये मानते हैं कि प्रकृति जो है वो श्रेष्ठ है, यानी मानव प्रकृति का दास है। प्रकृति जैसा मानव को बनाती है वह वैसा ही बनता है। अब रेटजेल की परिभाषा भी बड़ी अच्छी है इसके बारे में कि मनुष्य की जो उड़ान है वो स्वच्छंद होनी चाहिए, परंतु उसे पैर वापस अपनी जमीन पर ही टिकाने होंगे, तो उसकी जो उड़ान की तुलना जो है वो चिड़िया की उड़ान से की जा सकती है। ये छोटे छोटे वक्तव्य जो है वो प्रयोग में लाए गए प्रकृतिवाद के लिए कि मनुष्य और मानव में से प्रकृति श्रेष्ठ है। एक सिंपल सी बात, मानव प्रकृति का दास है। जब संभववाद की बात आती है, अच्छा एक और बात हम ध्यान रखेंगे कि संभववाद की संकल्पना तो ब्लांश ने दी है, परंतु संभववाद शब्द का जनक ला फेब्रे है, लूशियन फेब्रे या ला फेब्रे। ये क्या कहते हैं, प्रकृति और मानव में से मानव ज्यादा श्रेष्ठ है और वो जैसा चाहे प्रकृति को बना सकता है।
कि मानव, जैसे हमें कोई गिफ्ट दिया जाए तो उस गिफ्ट को हम कैसे भी ओपन करें वो हम पर डिपेंड करता है। तो ये समझते हैं कि मानव को प्रकृति उपहार के रूप में मिली है और वो उसको कैसे भी प्रयोग करे। अब ब्लांश की इसमें बड़ी अच्छी परिभाषा है कि अनिवार्यताएं कहीं नहीं है, सब जगह संभावनाएं मौजूद है, या मानव उस संभावना का चयन करता है जो उसके लिए सबसे उपयोगी होगी। एक सिंपल सी बात कि हमारे आगे चार कोई भी प्रोडक्ट रखे हो किसी भी चीज को लेकर, तो हम उसमें से वो प्रोडक्ट चुनेंगे जो हमारे लिए सबसे ज्यादा उपयोगी है, सबसे ज्यादा अच्छा है। तो ये कहते हैं कि मानव को प्रकृति गिफ्ट के रूप में मिली है और वो उसका कैसे भी उपयोग कर सकते हैं। हमारे लिए ध्यान रखना है कि ब्लांश इसका जनक है और ये शब्द जो है वो ला फैब्रे ने दिया है, ये मानव को प्रमुख मानते हैं। तीसरी विचारधारा इनमें सबसे डिफरेंट कॉन्सेप्ट कि नवनिश्चयवादी विचारधारा। ये विचारधारा क्या कहती है कि ना तो मानव श्रेष्ठ है और ना ही प्रकृति, दोनों में से कोई भी श्रेष्ठ नहीं है और दोनों मिलजुल कर चलने चाहिए, दोनों मिलजुल कर चलने चाहिए, तभी जो भूगोल है उसका विकास अच्छा हो सकता है, या मानव जो है उसका जो कल्याण है वो अच्छे तरीके से, उसका विकास अच्छे तरीके से हो सकता है। नवनिश्चयवादी विचारधारा को एक अन्य नाम रुको और जाओ निश्चयवाद के नाम से भी जाना जाता है। यानी ये विचारधारा निश्चयवाद और संभववाद के बीच में एक मध्यम मार्गी विचारधारा है। हमसे पेपर में 2 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है कि निश्चयवाद को समझाइए, तो हम ये लिखेंगे सबसे पहले कि नवनिश्चयवाद को समझाइए, या नवनिश्चयवाद निश्चयवाद और संभववाद के बीच में एक मध्यम मार्गी विचारधारा है जिसे रुको और जाओ निश्चयवाद कहा जाता है। इस संकल्पना का प्रतिपादन ग्रिफिथ टेलर ने किया। एग्जाम्पल ध्यान रखेंगे हम, इसका एग्जाम्पल है ट्रैफिक कंट्रोलर, यानी यातायात नियंत्रक, कि जब एक तरफ से कोई साधन आ रहे होते हैं तो वो उन्हें रोक लेता है और दूसरी तरफ के साधनों को जाने देता है, फिर उन्हें रोक लेता है, फिर दूसरी तरफ से, यानी जब प्रकृति अपना काम कर रही हो तो मानव को रुक जाना चाहिए और बाद में मानव को अपना कार्य शुरू करना चाहिए। यह तीसरी विचारधारा है नवनिश्चयवाद की, जिसे ग्रिफिथ टेलर ने प्रतिपादित की है। तो मानव और प्रकृति दोनों मिलजुल कर चलने चाहिए। मध्यम मार्गी विचारधारा है, रुको और जाओ, यानी स्टॉप एंड गो मेथड भी कहते हैं इसे। और इसका उदाहरण कौन सा है? ट्रैफिक कंट्रोलर या यातायात नियंत्रक। तो ये 3 मेन जो हाइपोथेसिस है ह्यूमन ज्योग्राफी की, मानव भूगोल की संकल्पनाएं हैं, ये कुछ ऐसे बात करती हैं अपने अपने बारे में। इसके बाद हम आपकी पुस्तक में 3 अन्य जो विचारधाराएं दे रखी है, एक व्यवहारवादी विचारधारा, एक अमूलवादी विचारधारा और एक कल्याणपरक विचारधारा। इन तीनों पर बात करते हैं कि इन विचारधाराओं को एक एक लाइन में क्या क्या इनका परिप्रेक्ष्य है, किस परिप्रेक्ष्य में ये बात करती हैं। चलिए आगे बात करते हैं मानव भूगोल की 3 अन्य विचारधाराओं पर। तो मानव भूगोल की 3 अन्य विचारधाराएं कौन कौन सी हैं, इन पर डिटेल से बात करते हैं। तो कुछ ज्यादा नहीं है, बस अब थोड़ा सा चैप्टर है। पहली विचारधारा है कल्याणपरक विचारधारा। इसको मानवतावादी, मानववाद की बात नहीं कर रहा, मानवतावादी विचारधारा कहते हैं। ये विचारधारा ये है। दूसरी विचारधारा अमूलवादी विचारधारा, इसे रेडिकल विचारधारा भी कहते हैं। और तीसरी विचारधारा है व्यवहारवादी विचारधारा। अब इन तीनों विचारधाराओं पर हम कुछ छोटे छोटे पॉइंटों में बात करेंगे, किस किस विचारधारा का मेन मोटिव क्या है। पहली विचारधारा मानव के कल्याण से संबंधित कुछ पक्षों पर जोर देती है, और जिसमें से सबसे मेन 3 पक्ष हैं आवास, स्वास्थ्य और शिक्षा आदि, भोजन भी हो सकता है। तो पहली विचारधारा मानव के कल्याण पर
जोड़ देती है और जिसके लिए वो तीन बातें आवास, स्वास्थ्य और शिक्षा, इन तीनों को महत्वपूर्ण मानती है। तो मानव के कल्याण की बात करती है ये विचारधारा, यानी ये विचारधारा मनुष्य के सामाजिक पक्ष से संबंधित है। आप ध्यान रखेंगे ये बात को कि मनुष्य के सामाजिक पक्ष का अध्ययन करती है और उसके कल्याण के लिए आवास, स्वास्थ्य और शिक्षा को महत्वपूर्ण मानती है ये विचारधारा। दूसरी अमूलवादी विचारधारा है रेडिकल, जो कि कार्ल मार्क्स से संबंधित है। यह विचारधारा निर्धनता के कारण यानी गरीबी, दूसरा इन्हें उनके बंधन से मुक्त करवाती है कि मनुष्य कोई भी जातिवाद, रूढ़िवाद, किन बंधनों में बंधा हुआ है, इससे मुक्त करवाती है। और तीसरी इसमें बात है, यह विचारधारा निर्धनता के कारण बंधन सामाजिक असमानता, तो हम सामाजिक असमानता पर भी यह विचारधारा जोर देती है। ये विचारधारा पर भी तीन बिंदु हैं, निर्धनता के कारण, दूसरा बंधन और तीसरा सामाजिक असमानता। कार्ल मार्क्स जो कि पूंजीवाद का समर्थक है, तो पूंजीवाद पर जोर देता है कार्ल मार्क्स, यानी पैसे से इन सब को, सामान्य बात में पैसे से इन्हें दूर किया जा सकता है। तीसरी विचारधारा जो है वो व्यवहारवादी विचारधारा है और ये क्या कहती है कि मनुष्य जाति, प्रजाति, धर्म आदि पर बेस है। मनुष्य की जाति, उसकी प्रजाति और उसके धर्म, इन तीन बिंदुओं पर जोर देती है कौन सी विचारधारा? व्यवहारवादी विचारधारा। और ये सामान्य तौर पर प्रत्यक्ष अनुभव से संबंधित है, प्रत्यक्ष अनुभव के साथ संबंधित है। ये तीन अन्य विचारधाराएं हैं। आज तक कभी एनसीईआरटी ने 12वीं की कक्षा के पेपर में इससे कोई प्रश्न उठाया नहीं है, फिर भी हमसे कोई चीज रहे ना उस पर बात कर रहे हैं। तो कल्याणप्रद विचारधारा, कल्याण यानी उसके सामाजिक पक्ष, आवास, स्वास्थ्य और शिक्षा पर जोर दे रही है। दूसरी विचारधारा अमूलवादी या रेडिकल विचारधारा, गरीबी के कारण उनके बंधन से मुक्त करना, सामाजिक असमानता से मुक्त करना, यानी कोई जाति का कोई भेदभाव न हो इन सब पर, रंग का, इन सब का, और ये पूंजीवाद से संबंधित है। तीसरी विचारधारा एक प्रत्यक्ष अनुभव के साथ जाति, प्रजाति और धर्म की व्याख्या या इसके बड़े स्तर पर इनकी बातों पर प्रकाश डालती है। ये तीन बिंदु अन्य से इस पाठ में दिए हुए हैं। अंतिम हमारा जो मेन मोटिव है वो रहता है कि मानव भूगोल के क्षेत्र क्या है और उपक्षेत्र क्या है। तो काफी बार आपसे प्रश्न पूछा गया है कि मानव भूगोल के किन्हीं दो उपक्षेत्रों के नाम लिखिए, किन्हीं दो क्षेत्रों के नाम लिखिए। तो जिनका क्लासिफिकेशन जो किया गया है एनसीईआरटी की बुक में, हम उन्हीं 2 या 3 चीजों पर बात करेंगे कि कौन कौन से मानव भूगोल के क्षेत्र हैं और कौन कौन से मानव भूगोल के उप क्षेत्र हैं। तो हमारी बुक में 2 बड़े मेन समझाए गए हैं। तो मानव भूगोल के क्षेत्रों पर बात करते हैं। मानव भूगोल के क्षेत्र व उप क्षेत्र, यानी इनके एरिया और सब एरिया क्या है। तो मानव भूगोल का सबसे पहला क्षेत्र है सामाजिक भूगोल, आपकी बुक के हिसाब से। दूसरा क्षेत्र है नगरीय भूगोल। तो पहला सामाजिक भूगोल, दूसरा नगरीय भूगोल, तीसरा राजनीतिक भूगोल। फिर आर्थिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल, तो सामाजिक भूगोल, नगरीय भूगोल,
इसके अलावा राजनीतिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल और आर्थिक भूगोल। अंतिम एक क्षेत्र और करें हम इसी के साथ आवासीय भूगोल। अगर आपसे पेपर में प्रश्न पूछा जाए कि इन 4 क्षेत्रों के नाम लिखिए, तो मानव भूगोल के 4 क्षेत्र सामाजिक, नगरीय, राजनीतिक, जनसंख्या, आवास, आर्थिक, आप इनमें से कोई भी लिख सकते हैं। अब हमसे भी एक में प्रश्न आ जाए कि सामाजिक भूगोल के उपक्षेत्रों के नाम लिखिए, या आर्थिक भूगोल के उपक्षेत्रों के नाम लिखिए, या राजनीतिक भूगोल के। 12वीं की बुक में नगरीय भूगोल, जनसंख्या और आवासीय भूगोल का कोई भी उपक्षेत्र बताया नहीं गया है, परंतु इनके उपक्षेत्र बताए गए हैं। हम उन पर डिटेल से बात करेंगे कि कौन कौन से उपक्षेत्र प्रमुख हैं। सामाजिक भूगोल में पहला क्षेत्र है व्यवहारवाद का भूगोल या व्यवहारवादी भूगोल। दूसरा है सामाजिक कल्याण का भूगोल, सामाजिक कल्याण का भूगोल, ये सामाजिक भूगोल में ही आएगा। फिर है सांस्कृतिक भूगोल, फिर है ऐतिहासिक भूगोल, ये 4 में से आपसे कोई भी 2 पूछे जा सकते हैं। राजनीतिक भूगोल के 2 क्षेत्र हैं, सैन्य भूगोल व निर्वाचन भूगोल। और आर्थिक भूगोल के काफी सारे क्षेत्र है, कृषि भूगोल आर्थिक भूगोल में आता है, हम ध्यान रखेंगे। कृषि भूगोल, औद्योगिक भूगोल, कृषि भूगोल हो गया, औद्योगिक भूगोल हो गया, संसाधन भूगोल हो गया, पर्यटन भूगोल हुआ। ये सब जो है ये आर्थिक भूगोल के क्षेत्र है। तो हमसे पेपर में कोई भी 2 क्षेत्र जो है इसमें से पूछे जा सकते हैं। उद्योग भूगोल, पर्यटन भूगोल, विपणन भूगोल, व्यापार भूगोल की भी बात कर सकते हैं। ये सब जो बातें हैं ये मानव भूगोल के क्षेत्र व उप क्षेत्रों की बात हो रही है यहाँ। तो इन सब पर हम पेपर में हमसे 1 नंबर पूछा जा सकता है कि सामाजिक भूगोल के क्षेत्र कौन से हैं, राजनीतिक भूगोल के 2 उपक्षेत्र कौन से हैं, आर्थिक भूगोल के 2 उपक्षेत्र कौन से हैं, या इनमें से कोई सीधा क्षेत्र भी मानव भूगोल के 2 क्षेत्रों के नाम लिखिए। तो कोई भी प्रश्न हमसे बन सकता है। ये हमारा पहला चैप्टर था एनसीईआरटी कक्षा 12 की बुक का कि मानव भूगोल, उसके प्रकृति व विषय क्षेत्र में क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदु हैं और क्या क्या परिभाषाएं हैं, किसमें किस किस बात का जिक्र किया गया है। तो अगली कक्षा में हम फिर बात करेंगे पाठ नंबर 2 जनसंख्या पर। तब तक के लिए धन्यवाद।